पॉइंट मैंने आप लोगों को जो है सेंड किए थे आपको, और आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो उन पे एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने उस दिन अभी आपको समझाया था कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, तो पहले तो मैंने आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समझाया था। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये है कि अगर किसी देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो आर्थिक समृद्धि लाएगी। मतलब आर्थिक समृद्धि जो है एक तरीके से मात्रा में परिवर्तन होता है। और अगर आर्थिक समृद्धि के साथ में मतलब प्रति व्यक्ति आय और किसी देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, उनकी जो लाइफ जो है एक तरीके से उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधाएं जुड़ रही हैं, उनकी लाइफ एक बेहतर हो रही है, तो वो जो है आर्थिक विकास कहलाएगा। ठीक है। और समृद्धि आर्थिक समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि लोगों की जो 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 जीवन है उसमें जो है मात्रा गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। अगर तो मोटा मोटा आपने समझा कि जैसे हम लोगों ने गरीबी के बारे में डिस्कस किया था कि पहले गरीबी को ये माना जाता कि रोटी, कपड़ा और मकान अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो उसको गरीब मानेंगे। लेकिन बाद में गरीबी की जो अवधारणा थी उसमें भी परिवर्तन हुआ, उसमें भी ये माना गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास में एक अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा उसके पास में जो है मनोरंजन के साधन नहीं है, उसके पास अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो वो व्यक्ति भी इन सुविधाओं से वंचित माना जाएगा और उसको भी गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे ही विकास है, अगर विकास के अंतर्गत, आर्थिक विकास के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो है उसकी जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भी अन्य जो सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, अगर वो उसको उपलब्ध नहीं होंगी तो आर्थिक विकास उसको नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना। एक अंतर यहाँ समझिए कि अगर किसी देश का में आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक समृद्धि तो होगी होगी, लेकिन आर्थिक समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में क्या संबंध होगा। अगर जनसंख्या बढ़ती है, किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा प्रति व्यक्ति आय पे। जैसे मैंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था, किसी राष्ट्र की जो है किसी राष्ट्र की इनकम जो आय होगी उसमें उसकी टोटल पॉपुलेशन से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। जैसे मान लो अगर भारत की अगर जनसंख्या मान लो हम लोग 10 मान लें, भारत में 10 व्यक्ति हैं और भारत की जो प्रति व्यक्ति एक तरीके से भारत की कुल इनकम 100 है, तो अगर 100 में हम भाग देंगे, 10 से भाग देंगे 100 में, तो प्रति व्यक्ति पे 10-10 रुपए आ जाएंगे, तो वो प्रति व्यक्ति की 10 रुपए इनकम हो जाएगी। अगर भारत की जनसंख्या बढ़ के जो है 100 हो जाए और उसकी इनकम मान लो एक तरीके से बढ़े ही ना, इनकम मान लो 100 ही रहे, अगर 100 में हम लोग जो है 100 से भाग देंगे तो एक व्यक्ति को क्या आएगा, सिर्फ 1 रुपये उसकी बट में आएगा। तो एक तरीके से पहले जहाँ 10 रुपए प्रति व्यक्ति को मिल रहे थे, जनसंख्या बढ़ने के कारण उस व्यक्ति को कितने रुपए मिले, मात्र 1 रुपया मिला। तो ऐसे ही प्रति व्यक्ति आय भारत की, उस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। दूसरा हमने बात करी थी पूंजी निर्माण से। पूंजी कैपिटल निर्माण को भी मैंने पहले समझाया था। जब किसी देश में उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है, या ये हमें कहिए कि जो उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन चाहे वो मशीनरी के तौर पर हो, कल कारखाने हो या औद्योगिक संस्थान हो, तो उनको एक तरीके से भारत में या किसी भी देश में उनको पूंजी माना जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम अन्य जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही मानव को भी पूंजी माना गया, क्योंकि मानव जो है श्रम की प्रक्रिया में भाग लेता है, उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है। ऐसी जमीन है, जमीन को भी जो है पूंजी के तौर पर माना जाता है। तो जो ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में सहायक होती हैं, उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, उनको पूंजी के तौर पर सम्मिलित किया जाता है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो है पूंजी निर्माण में भी कमी आएगी। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस ये किया था कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो कृषि योग्य भूमि, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल अगर आप देखें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो हम किसी भी, जब जनसंख्या बढ़ती है तो हम किसी भी देश के क्षेत्रफल में तो वृद्धि कर ही नहीं सकते। अगर भारत की जनसंख्या जो है अभी जो विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5%, विश्व की जनसंख्या का 17.5 मतलब 17.5% जो है भारत में निवास करता है। अगर भारत की जनसंख्या बढ़ के 18% हो जाती, 0.5% की वृद्धि होती है, लेकिन क्षेत्रफल में तो बढ़ोतरी हो नहीं सकती। भारत जो है अपना क्षेत्र तो बढ़ा नहीं सकता।
तो उससे क्या होगा, जो अभी अभी हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि लोगों को बसाने के लिए क्या चाहिए, जो है आवास चाहिए, मकान चाहिए, और विकास के लिए हमको जमीन चाहिए, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाने हैं और भी बहुत सारी चीजें बनानी है। तो उससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर लैंड जो होगी वो कम हो जाएगी। जब एग्रीकल्चर लैंड कम होगी हमारी, या ये कहें, एक परिवार के पास में अगर एक एक पिता है, अगर उसके पास में 5 एकड़ जमीन है, या 5 बीघा उसके पास जमीन है, अगर उसके पांच पांच जो है बेटे हैं, तो जमीन जो है एक तरीके से क्या होगी, वो अगर उसकी मृत्यु के बाद उसकी 5 बेटों में वो जमीन डिवाइड होगी, तो जमीन जो है, जमीन का आकार जो है, जमीन की जोत जो है वो छोटी हो जाएगी। पहले जमीन जो है एक पिता के अधिकार में जमीन थी, तब वो 5 एकड़ या 5 बीघा की जमीन थी, लेकिन अब वो जमीन जो उसके बेटों में बट गई, तो सबके पास में 1-1 एकड़ या 1-1 बीघा जमीन आई। तो जिससे क्या होगा, जोतों का आकार छोटा होगा। दूसरा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कृषि योग्य भूमि में कमी कमी हो रही है, जोतों का आकार छोटा हो रहा है, और जिससे उत्पादन जो है हमारा प्रभावित हो रहा है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। आगे हमने बात करी थी, अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो गरीबी और बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। जैसे मैंने बताया, गरीबी जो है, क्योंकि अगर गरीबी मतलब रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध कराया जाना है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो सरकार जो है, मतलब एक सीमित संसाधन है सरकार के पास में, वो हर व्यक्ति को ना तो शिक्षा, प्रॉपर शिक्षा में हुआ करा सकती है, और ना ही उनको स्वास्थ्य के अवसर उपलब्ध करा सकती है। तो एक तरीके से गरीबी बढ़ेगी। बेरोजगारी, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, और अभी विकास प्रक्रिया भारत में चल रही है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है भारत में बहुत धीमी गति से चल रही है। तो भारत में जो भी औद्योगिकरण हो रहा है, या जो औद्योगिक इंडस्ट्री जो स्थापित हो रही हैं, वो जो मेन पावर भारत में जो उत्पन्न हो रही है, जो उसको प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कि लोग जो है बेरोजगारी की स्थिति में रह जा रहे हैं। तो एक तरीके से भारत में गरीबी और बेरोजगारी को भी बढ़ावा देगा। दूसरा, जब भारत में संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, चाहे वो जमीन हो या और भी अन्य प्राकृतिक संसाधन है, वो एक सीमित मात्रा में है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके जो जनसंख्या जो है एक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ेगा। जितने भी, चाहे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज आप ले लीजिए, उस पर दबाव पड़ेगा। दूसरा, कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो ये माना जाता है कि जनसंख्या में 0 से लेके 14 वर्ष तक की आयु, मतलब 14 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या और 64 वर्ष से ऊपर तक की आयु की जनसंख्या, वो जनसंख्या होती है जो उत्पादक वर्ग जो होता है, जिसको हम लोग मानते हैं 15 से 64 वर्ष तक की आयु का, हम एक मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति जो है उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब भारत में ये जो 2 वर्ग हैं, 14 वर्ष तक की आयु का और 65 वर्ष से ऊपर तक की आयु का, ये दोनों अनुत्पादक माने जाते हैं। और सरकार द्वारा अगर आप देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं जो चलाई जाती हैं, मैक्सिमम योजनाएं जो है वो इन अनुत्पादक वर्ग जो है, जो किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, उन पे भी चलाई जाती है। अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तो ये एक तरीके से सरकार पर, सरकारी योजना जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, उन पर भार बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी, अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होगी। ऐसे ही अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जो 14 साल तक के बच्चे हों, उनको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो जिससे सरकार पर भी एक तरीके से बोझ बढ़ेगा, उसका वित्तीय जो संसाधन है उन पर बोझ पड़ेगा सरकार पर। दूसरा, अगर मैंने अभी बात करी थी हमने कृषि की, जब भूमि कम होगी तो उत्पादकता कम होगी तो खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य उत्पादन में कमी आएगी, खाद्य सुरक्षा की समस्या लोगों के सामने उत्पन्न होगी, और कुपोषण जैसी समस्याएं भी जो सरकार के सामने उत्पन्न होंगी, भारत के सामने उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने मोटा मोटा ये 5 से 6 पॉइंट इस पर डिस्कस किया कि जनसंख्या वृद्धि के जो है आर्थिक प्रभाव पर क्या क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही इसमें अगर ये जनसंख्या वृद्धि का हमने आर्थिक प्रभाव पर चर्चा किया, अगर सामाजिक प्रभाव की हम लोग बात करें, टॉपिक में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक प्रभाव क्या है, कि अगर हम उसको रिलेटिव देखें, गरीबी से जोड़ के देखें, क्योंकि गरीबी अपने आप में सामाजिक आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी भी सामाजिक आर्थिक समस्या, और बेरोजगारी जो है बहुत सारी समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। जैसे चाहे वो संगठित अपराधों को जन्म देती है, आप देख रहे होंगे भी हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं जो है, बेरोजगारी उनमें जो कारण है बेरोजगारी भी है उसका, क्योंकि लोग प्रॉपर तरीके से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, शहरी बेरोजगारी को एक तरीके से, जो पॉपुलेशन बढ़ती है, शहरी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भारत में जो शिक्षा का एक स्तर है और जो शिक्षा की गुणवत्ता एक तरीके से
वो ठीक नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं। तो लोगों को प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, रोजगार के लिए अगर जनसंख्या बढ़ती है तो एक ऐसा किसी क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से रोजगार लोगों को नहीं मिल पाता, तो पलायन की समस्या बढ़ती है। पलायन से क्या होता है कि जो अभी तक एक तरीके से संयुक्त परिवार प्रथा थी, गाँव क्षेत्र में हम देखेंगे कि प्रॉपर रोजगार के अवसर ना होने के कारण लोग जो है शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। और पलायन से क्या होता है कि वहाँ जो अगर गाँव में हम देखें संयुक्त परिवार प्रथा है, तो वो परिवार जो है अब एकल परिवार के तौर पर उनमें वृद्धि हो रही है। साथ में अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं जो अपने अपने काफी सारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। तो जितना आप समझ सकें, आपको याद आ सके, तो एक सामाजिक समस्याओं पर भी आप इसमें लिखने की स्थिति में होंगे। तो अब ये एक टॉपिक जो जनसंख्या के संबंध में था, आपका टॉपिक जो है एक तरीके से समाप्ति की ओर है। अब हम एक टॉपिक इसमें बात कर लेते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। इसमें भी कुछ डिस्कस किया गया है, आपके सिलेबस में बताया गया है। तो जन्म दर और मृत्यु दर जन्म दर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा जन्म दर के संबंध में दो आंकड़े जारी किए जाते हैं। एक शोधित जो है आंकड़ा जारी किया जाता है और दूसरा संशोधित आंकड़ा जारी किया जाता है जन्म दर के संबंध में। ऐसी मृत्यु दर के संबंध में जो है सॉरी अशोधित आंकड़ा और संशोधित आंकड़ा। अशोधित आंकड़े का मतलब ये होता है, अशोधित जन्म दर का मतलब ये होता है कि अशोधित जन्म दर बाद 1 वर्ष के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे और जो बच्चों का उनका पंजीकरण हो गया हो, मतलब अगर ऐसी जगह संस्थागत जब प्रसव होता है, आपको मैंने बताया था संस्थागत प्रसव में क्या होता है कि बच्चे का पंजीकरण होता है और सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई है उसमें पंजीकरण को जो है जन्म और विवाह और मृत्यु इनके पंजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। और उसका उद्देश्य यही है कि जनसंख्या जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है तो उसपे प्रॉपर आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हो, चाहे जनसंख्या के जो भी आंकड़े हों सरकार को जो है साल दर साल मिलते रहें। तो सरकार द्वारा एक विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या को जो और एक वर्ष में जो है जन्मे जो पंजीकृत बच्चे हैं उनकी संख्या में एक वर्ष में जो कुल जनसंख्या में जो वृद्धि होती है या एक वर्ष में जो कुल जो व्यक्ति पैदा होंगे, जो जनसंख्या पैदा होगी उससे भाग हम लोग दे देंगे तो हमारा अशोधित जन्म दर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो अशोधित जन्म दर में ऐसे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है जो पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण का मतलब आप चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे नगर निगम में पंजीकृत हो या जो है ग्राम पंचायत के स्तर पर उनका पंजीकरण किया गया हो, तो इसमें पंजीकरण बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि कहीं आपने देखा होगा संस्थागत प्रसव के अलावा भी ऐसे भी प्रसव होते हैं कि वो घर में ही हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का अगर वो बच्चे पंजीकरण से छूट जाते हैं तो सरकार एक प्रॉपर डाटा तो चाहती है क्योंकि हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकरण से छूट गए। तो सरकार क्या करती है कि जो अशोधित जन्म दर है, पूर्ण बर्थ रेट है, उसमें 5% जो है वो सरकार ऐड कर देती है अपनी तरफ। तो जब 5% ऐड करने के बाद में जो सरकार के पास डेटा आता है, जो संख्या सरकार के पास जो आंकड़ा आता है, उसको जो है सरकार संशोधित जन्म दर कहती है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि एक वर्ष में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या और उस वर्ष में जो है जन्म लेने जो है कुल जनसंख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसको जो है अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ पंजीकृत बच्चों को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, अपंजीकृत बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। तो अपंजीकृत बच्चों को शामिल करने के लिए सरकार उसमें 5% जो है आंकड़े में उसमें जोड़ देती है और उससे से जो आंकड़ा हमको प्राप्त होता है उसको जो है संशोधित जन्म दर कहते हैं। तो ऐसे ही जो है मृत्यु दर को भी निकाला जाता है। एक साल में जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन की डेथ हुई है और कुल जनसंख्या के बीच में एक अनुपात निकाला जाता है और जो पंजीकृत होते वो पंजीकृत होंगे और जो जिनकी डेथ मतलब ऐसी हुई जिनका कोई सरकार के पास आंकड़ा नहीं है उसमें 5% सरकार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वो जो है शोधित मृत्यु दर आ जाती है सरकार की। तो एक तरीके से अब आपके जितने भी टॉपिक थे इसमें मैं समझता हूँ समाप्त हो गए होंगे और कोई टॉपिक जो सिलेबस है मेरे पास में उसके अनुसार मैंने इसको देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आपके सिलेबस में दे रखा है एक टॉपिक, इसमें 19 नंबर पे एक टॉपिक है आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद, अनुसूचित जाति जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्राविधान, भारत के शांति प्रयास, गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत,
संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास, ठीक है ना? तो इसमें भी कम से कम 6 से 7 टॉपिक जुड़े हुए हैं साथ में। इससे एक 18वां टॉपिक जो दे रखा, विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। तो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के बारे में तो आप सब जानते होंगे, चाहे हमारा राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, और जो है चाहे जो है जितने भी हमारे जो है राष्ट्र प्रतीक के चिन्ह हैं, उनके बारे में तो आप लोगों को एक जनरल जानकारी होगी। फिर भी जब क्लास होगी तो मैं उसमें भी आपको एक ब्रीफ दे दूंगा। दूसरा चीज हम लोग आज शुरू करेंगे सांप्रदायिकता वाला टॉपिक, आपको सांप्रदायिकता को समझाने का प्रयास करेंगे क्या है, और साथ में विविधता में एकता। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि भारत की जो विविधता में जो एकता है, उसके लिए चाहे वो आतंकवाद हो, सांप्रदायिकता हो और वो जातिवाद हो, ये भारत की जो विविधता में एकता है उसके लिए एक तरीके से खतरा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप ये तीनों टॉपिक समझ लेंगे, आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद, तो भारत की जो विविधता में एकता है उसको भी आप लोग आराम से कर लेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं पहले भारत में सांप्रदायिकता का विकास। तो जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते होंगे सांप्रदायिकता के बारे में, हर साल भारत में 1 या 2 साल बाद सांप्रदायिक दंगे होते ही रहते हैं। अभी फिलहाल में अगर दंगों की बात करी जाए तो दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं पिछले 2 महीने पहले, फरवरी मार्च में, और उससे पहले यूपी में 2013 में भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो सांप्रदायिकता आपके लिए एक तरीके से जाना पहचाना शब्द है, लेकिन सांप्रदायिकता है क्या, सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होती है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता जो है कब से एक तरीके से माना जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता कब से आई, कब से भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ। दूसरा कि सांप्रदायिकता है क्या और ये कैसे विकास होता है सांप्रदायिकता का, किसी भी देश में सांप्रदायिकता जो है वो कैसे विकसित होती है। दूसरा, सांप्रदायिकता के कारण क्या है, सांप्रदायिकता का प्रभाव क्या है, और साथ में ही इसका भारत की एकता और विविधता के साथ इसका संबंध भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास कर तो हम शुरू करते हैं। भारत में, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न धर्म हैं, जाति हैं, भाषा हैं, सभी जो है कि लोग सम्मिलित रूप से सभी सब लोग जो सम्मिलित रूप से रहते हैं। और भारत में एक सामाजिक मतलब कंपोजिट कल्चर डेवलपमेंट हुआ है। भारत में सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ है, और इसी संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य का भाग जो एक तरीके से हम ये कहें 50 आर्टिकल 51 का में अगर पार्ट हम 6 देखेंगे तो उसमें भी जो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, उसको बनाए रखने की बात कही गई है, ठीक है ना? क्योंकि ये संस्कृति जो है भारत की एकता और भारत की जो विविधता में जो एकता है उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम प्राचीन काल से ही बात करें तो भारत में वैदिक काल से ही एक कंपोजिट कल्चर हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि सब विभिन्न धर्मों जो है उस समय तो वैदिक काल था, एक तरीके से वैदिक धर्म का ही अस्तित्व था। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो है बौद्ध काल में आते हैं, तो बुद्ध द्वारा भी एक तरीके से सर्वधर्म जो है समभाव का तो उनके द्वारा प्रचार किया गया, उनके द्वारा जो है उपदेश दिए गए। उस समय भी एक तरीके से देखिए विभिन्न सारी जो जो धार्मिक जो है विचारधाराएं थी, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो और भी थी। आगे अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल में आते हैं, मौर्य काल में, हाँ मौर्य काल की हम लोग बात करें तो अशोक द्वारा जो धम्म की जो नीति अपनाई गई थी, वो धम्म की नीति एक तरीके से आचरण के नियम थे। लोगों के मध्य में जो धर्म था उसको एक तरीके से धम्म के रूप में उन्होंने प्रचारित किया, एक नैतिक संहिता के रूप में थी। और उसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो भी धार्मिक विचारधाराएं उस समय मौजूद थी, उनके बीच में एक तरीके से समन्वय रहे, उनके बीच में एक तरीके से ऐसी संस्कृति का विकास हो जो राज्य के लिए खतरा ना हो। अगर हम धम्म की बात करें तो धम्म जो है अशोक की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भी प्रेरित था, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में या किसी भी देश में अगर जो वहाँ रहने वाले लोग हैं और उनके बीच में धर्म को लेके, संप्रदाय को लेके या जातिवाद को लेके या भाषा को लेकर उनके बीच में जो झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ये राज्य की एकता और अखंडता को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए अशोक द्वारा जो धम्म की नीति लाई गई, वो काफी हद तक राज्य की एकता, अखंडता और साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिगत भी प्रेरित थी। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के बाद में बहुत सारे जो है विदेशी आक्रमणकारी उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत में आए, चाहे यवन हो, शक हो, कुषाण आए, वो सभी लोग अपनी संस्कृति लेके आए।
लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति का एक तरीके से त्याग करके भारतीय संस्कृति को अपना लिया और भारत में ही वो लोग आए तो आक्रमणकारी के तौर पर थे, लेकिन भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए, भारत की जो धर्म है, संस्कृति उसको अपना लिया। आप लोगों ने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सिक्के मिलते हैं शासकों के, एक तरफ तो उनकी देवी की आकृतियां मिलती हैं और एक तरफ राजा की आकृति मिलती है, जो जो उनकी भारतीय धर्म में आस्था दर्शाती है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से शासकों ने स्पष्ट रूप से खुले तौर पर जो है चाहे वो उस समय प्रचलित धर्म थे, भागवत धर्म थे या वैष्णव धर्म थे, उनको जो है एक तरीके से अपनाया, उनको संरक्षण दिया। अगर अगर कनिष्क की बात करें तो उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया भारत में, उस समय बौद्ध धर्म को। तो किसी ना किसी शासक द्वारा किसी ना किसी जो है धर्म को संरक्षण दिया और धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी, एक तरीके से कि धर्म को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव भारत में उस समय नहीं था। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो अगर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, उनका मूल उद्देश्य जो है एक तरीके से भारत की जो धन संपदा थी उसको लूटना था। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी भी भारत में बस गए। अगर हम जो जितने भी जितने भी शासकों की बात करें, चाहे हम सल्तनत काल की बात करते हैं या मुगल काल की बात करते हैं, मुगल जो सल्तनत काल में भी शासक थे, उन्होंने धर्म का जो उपयोग था एक तरीके से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग किया, ना कि राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। अकबर की अगर हम बात करते हैं, अकबर द्वारा भी जो दीन है इलाही धर्म आपने पढ़ा होगा, उसमें जो है उन्होंने अपनाया था, वो कोई एक तरीके से धर्म नहीं था, वो एक तरीके से जो जो उस समय धर्म जो प्रचलित थे, आप लोगों ने पता होगा दीन इलाही धर्म से पहले उसने इबादत खाने की स्थापना करी थी, जिसमें वो विभिन्न धर्मों की जो अच्छी बातें थी और उनके बारे में वो जानता था और डिस्कस करता था कि वास्तव में धर्म है क्या, और धर्म जो है मतलब जो है एक तरीके से धर्म के बारे में उसने जानने का प्रयास किया और गहराई से अध्ययन किया कि जो जो विश्व के जो प्रचलित धर्म है उनके बीच में क्या क्या समानता है। तो जो अच्छी अच्छी बातें थी उसने अपने दीन इलाही धर्म में रखा। तो उसका भी उद्देश्य यही था कि जो उस समय भारत में जो लोग हैं उनके बीच में जो है धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो विभेद विद्यमान है, क्योंकि जो जो शासक जो रूलर जो वर्ग थे वो मुस्लिम थे और जो जनसंख्या थी मैक्सिमम हिंदू थी, तो उनके बीच में एक ऐसी सामाजिक संस्कृति का विकास किया जाए जो देश की स्थायित्व और उनके राज्य की स्थायित्व के लिए आवश्यक हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश आए और 1857 तक भारत में सांप्रदायिकता की कोई अवधारणा नहीं थी, 1857 से पहले तक। और 1857 के बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसको ये माना गया अंग्रेजों द्वारा कि ये जो है मुस्लिम जो लोग हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी शासन करने के लिए, अपनी नीति और जो भी चीज थी भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए, तो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। तो उनके द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो उनकी सांप्रदायिकता पर आधारित एक नीति थी। तो अगर हम बात करें भारत में, जैसे अभी हमने बात करी 1857 से पहले की बात करते हैं, अगर हम जो है 1870 की बात करते हैं तो 1870 से पहले भारत में किसी भी जो है सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिक राजनीति या सांप्रदायिक विचारधारा की बात भारत में नहीं मिलती है। 1870 में जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है और यहाँ पे दो विचारधारा एक तरीके से दो चीजें साथ साथ चलती हैं। एक तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था और जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। साथ में जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारत में जो लोग थे उनके बीच में जो राष्ट्रीयता की भावना जो उत्पन्न हो रही थी, उस भावना को कैसे काउंटर किया जाए, उस भावना को कैसे रोका जाए, तो अंग्रेजों ने फूट डालो जो है राज करो की नीति को उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसको वो कैसे बढ़ावा दे सकते थे? उसको वो सांप्रदायिकता, एक विशेष वर्ग को दूसरे विशेष वर्ग से अलग कर या एक वर्ग की भावनाओं को उभार कर दूसरे को उसके प्रति अंगेष्ट कर उनके द्वारा इसको जो है किया जा सकता था। अगर हम बात करें, चाहे हम लोग 1905 की बात करें, जब बंगाल विभाजन किया गया, उसका भी उद्देश्य यही था। न उसका उद्देश्य अगर ऊपरी तौर पर बताया जाता है ये कि बंगाल का हम प्रशासनिक विभाजन
प्रशासनिक स्तर पर विभाजन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बंगाल काफी बड़ा है अपने आप में, और उसका को प्रशासन एक व्यक्ति द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा उसका व्यक्ति द्वारा उसका प्रशासन नहीं किया जा सकता है। तो यह आवश्यक है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। लेकिन अगर हम जो है उसको डीपली देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो मेन उद्देश्य का यह था कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो है बंगाल का विभाजन किया जाए। और भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत उनके द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उसके बाद 1909 में हम देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। और आगे भी हम लोग देखते हैं कि कम्युनल अवार्ड लाया गया, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत लाया गया, और 1940 में जो है मुस्लिम लीग द्वारा भारत में जो है बांटो छोड़ो की नीति लाई गई, और 1947 में भारत का एक तरीके से बंटवारा हो गया। तो अगर देखते हैं कि हम ये देखें तो कम से जो 1970 से लेकर 1947 के बीच में 30 साल करीब 80 साल के अवधि में भारत में सांप्रदायिकता को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। और वो सांप्रदायिकता जो बीज अंग्रेजों द्वारा बोए गए थे, और उनकी फसल को हम लोग अभी भी यदा कदा समय समय पर काटते रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2013 में जो है मेरठ और वो सहारनपुर में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके बाद में भी रिसेंटली फरवरी में जो है एक तरीके से दिल्ली में दंगे हुए। भारत में समय समय पर दंगे होते रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिकता का विकास 1870 के बाद हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया कि उस समय 1870 के बाद में दो धाराएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, और दूसरा उधर सांप्रदायिकता का भी उद्भव हुआ, जो भारत में जो जनता थी और भारत की जो राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था उसके लिए एक तरीके से खतरा था। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। इसको आप जो है समझने की कोशिश करिएगा, और मैं पूरा तौर पर कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि सांप्रदायिकता क्या चीज है। तो सबसे पहले तो ये है कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, और सांप्रदायिक दंगे जो ये सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है, और सांप्रदायिक दंगे उस विचारधारा का केवल एक परिणाम मात्र है। ठीक है ना, अभी तक आप इतना समझे कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, और जो सांप्रदायिकता के कारण जो दंगे होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वो सांप्रदायिकता की विचारधारा के जो अनेक परिणाम है, या उसके अनेक जो कारण परिणाम है, उनमें से मात्र एक परिणाम है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांप्रदायिकता का जो विकास है वो कैसे होता है। तो सांप्रदायिकता का विकास जो होता है वो 3 चरणों में होता है। इसको हम 3 चरणों में बांट लेंगे, लेकिन आप अगर लिखने की स्थिति में होंगे तो उसको एक उसमें ही समझाएंगे, आप एक फ्लो में ही समझाएंगे। लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए 3 पार्टों में इसको बांट रहा हूं। तो पहले चरण में सांप्रदायिक जो विचारधारा या सांप्रदायिक जो है विचारधारा के लोग जो है ये मानते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो विशेष धर्म को मानते हैं। कुछ लोग विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके पार्थिव हित मतलब सबस्टेंशनल और या एक हिंदी में कहें पार्थिव जो हित हैं वो समान होते हैं। इसको दोबारा समझिए, कुछ लोग किसी विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके पार्थिव हित का मतलब हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित समान होते हैं। जैसे हिंदू जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित अगर वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित जो है वो समान है। ठीक है ना। तो पहले चरण में सांप्रदायिक विचारधारा ये मानती है कि कुछ लोग जो है विशेष धर्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, और उनके पार्थिव सबस्टेंशनल जो हित हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो समान होते हैं। फिर ये मानती है जो सांप्रदायिक विचारधारा ये मानती है कि भारत में जो हिंदू, मुस्लिम और जो सिख ईसाई हैं वो अलग अलग और विशिष्ट समुदाय हैं। वो फिर ये मानती है कि भारत में
जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग हैं वो अलग अलग हैं और विशिष्ट समुदाय हैं। और जो अब क्योंकि अभी तक हम पार्थिव की बात कर रहे थे, अब वो जो सांप्रदायिकता जो विचारधारा है वो धर्म के आधार पर आ जाती है। वो ये कहती है कि क्योंकि उन लोगों के पार्थिव हित अलग हैं, क्योंकि इनके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक हित अलग हैं, अथा जो है इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित समान है, इसलिए इनके धार्मिक हित भी समान होते हैं। यहाँ तक दोबारा समझने की कोशिश करिए। किसी ये पहले चरण में ये मानती है कि किसी भी धर्म को मानने वालों के जो है कुछ व्यक्ति किसी विशेष धर्म को मानते हैं, किसी विशेष समुदाय को मानते हैं तो उनके जो पार्थिव हित, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित समान होते हैं। फिर ये मानते हैं कि भारत में जो विभिन्न धर्म हैं, जो है जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विशिष्ट और समुदाय है, और उनके पार्थिव हितों के साथ साथ उनके धार्मिक हित भी समान होते हैं। और साथ ही यही लोग मानते हैं कि भारत जो है राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। भारत राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं है, अपितु भारत जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म का एक महासंघ मात्र है। ये लोग ये मानते हैं कि भारत जो है राष्ट्र नाम की ना तो कोई चीज है और ना कभी हो सकती है, और भारत जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी धर्मों का एक धार्मिक महासंघ है, या धार्मिक हम एक तरीके से परिसंघ इसको कह सकते हैं। सभी जो धर्म इसमें सम्मिलित हैं। तो पहली आपने पहले चरण में ये समझा कि जो 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 सांप्रदायिकता है वो विभिन्न धर्मों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हितों में समानता की बात करती है। ठीक है। जब सांप्रदायिकता अपने द्वितीय चरण में आती है तो वो ये मानती है कि जो विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हित जो हैं वो अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हितों से भिन्न होते हैं। ठीक है। पहले आपने समझा कि जो सांप्रदायिकता पहले ये मानती है कि विभिन्न धर्मों को जो मानते हैं या जो विशिष्ट समुदाय के लोग हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हित समान होते हैं। तब सांप्रदायिकता अपने द्वितीय चरण में प्रवेश करती है तो ये मानती है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले के हितों में जो है हिंदू धर्म के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित हैं और मुस्लिम धर्म के सामाजिक, आर्थिक जो राजनीतिक हित हैं उनमें भिन्नता होती है। अब जब सांप्रदायिकता अपने तृतीय चरण में प्रवेश करती है तो वो ये मानती है कि पहले चरण में उसने समान माना, दूसरे में उन्होंने जो है हितों से भिन्न माना, और तीसरे चरण में वो ये मानती है कि विशेष धर्मों और समुदाय को मानने वाले लोग जो हैं उनके जो हित हैं, चाहे वो धार्मिक, सामुदायिक, चाहे वो जो है आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हित हो, जो है वो परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो जो सांप्रदायिकता है वो तीसरे चरण में ये मानती है कि जो विभिन्न धर्मों और संप्रदाय को मानने वाले लोगों के सामाजिक विरोधी होते हैं और उनमें शत्रुता और उनमें खराब। तीसरे चरण में सांप्रदायिकता ये मानना सुनिश्चित कि विरोधी है और उनमें टकराव होना सुनिश्चित है। तरीके से तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ, तीसरा वाला मैं बता रहा हूँ ये कि जब सांप्रदायिकता अपने तृतीय चरण में आती है तो ये मानती है कि विभिन्न धर्मों को जो लोग हैं, विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं, उनके जो सामुदायिक हित हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित हैं, वो परस्पर विरोधी हैं और उनमें जो परस्पर विरोधी और उनमें शत्रुता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हित में परस्पर विरोधी है और वो शत्रुतापूर्ण है और उनमें निश्चित ही उनमें जो है टकराव होगा। ठीक है। तीसरा चरण में आप लोगों ने ये समझा। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि जो धार्मिकता, जो सांप्रदायिकता क्या धर्म से प्रेरित होती है। मेन सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है भारत में धार्मिक के कारण या किसी अन्य कारण से भारत में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं जैसे अभी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो विद्वानों का मानना है कि वो लोग ये मानते हैं कि जो धर्म जो है एक तरीके से अलग चीज है और सांप्रदायिकता अलग चीज है। जो धर्म जो है व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत विश्वास है। धर्म जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और धर्म के कारण जो है सांप्रदायिकता जो है जो सांप्रदायिक विचारधारा का प्रसार नहीं होता है। धर्म के कारण व्यक्ति जो है सांप्रदायिक
नहीं होता है। अगर धर्म की हम बात करें तो धर्म जो है व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है और उसका धर्म को मानना ना मानना किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो जो सांप्रदायिकता है वो जो है वो धर्म पर आधारित एक सामाजिक और राजनीतिक पहचान की विचारधारा है। इसको दोबारा सुनिए, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता धर्म पर आधारित मतलब धर्म के कारण सांप्रदायिकता नहीं होती, जबकि सांप्रदायिकता जो है वो धर्म के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक एक पहचान की विचारधारा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्म के आधार पर अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहचान स्थापित करना चाहता है, उस विचारधारा का नाम क्या है? सांप्रदायिकता। ठीक है ना? अगर इसको एक सिंपल अर्थ में हम यही कहें कि सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है। सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है। अब हम इसकी परिभाषा जो परिभाषा की कोशिश करेंगे कि जो सांप्रदायिकता है क्या। तो एक सर्वमान्य एक परिभाषा ये कहें कि जो है अभी तक जितना हमने सोचा, जो तीनों चरणों में जो समझा सांप्रदायिकता क्या है और किन चरणों में विकसित होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का मतलब या सांप्रदायिकता का तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहन देने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। इसका मतलब ये हो गया कि सांप्रदायिकता व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति जो है एक तरीके से मजबूत लगाव से होता है। सांप्रदायिकता का मतलब किसी व्यक्ति का अपने धर्म, अपने संप्रदाय से मजबूत जो उसका लगाव होता है, उससे मतलब होता है। और ये साथ में ये भी मानती है कि विचारधारा, जैसे हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वाले चरण में हम लोगों ने बात करी थी कि जो सांप्रदायिकता जो है ये मानती है कि समाज में जो विभिन्न विभिन्न समुदाय हैं और उनके विभिन्न विभिन्न हित होते हैं। ठीक है ना? अब हम ये बात, क्योंकि हम लोगों ने सांप्रदायिकता को समझा कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, किन की चरणों में भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ है, और सांप्रदायिकता की परिभाषा भी एक तरीके से हम लोगों ने देखी। सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता उस मनोवृत्ति को कहते हैं जो धर्म एवं समुदाय पर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत हित एवं समुदाय को प्रोत्साहित करने और उसे संरक्षण देने को महत्व देती है। ठीक है ना? और लास्ट और पहले भी हमने समझाया कि जो सांप्रदायिकता जो है व्यक्ति की जो है उसकी सामाजिक और राजनीतिक जो है पहचान को बढ़ावा देती है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे सांप्रदायिकता का कारण क्या है। भारत में सांप्रदायिकता जो है, आपने समझा कि सांप्रदायिकता का भारत में विकास हुआ है और हम लोग स्वतंत्रता के बाद जो है 80 साल में सांप्रदायिकता का विकास हो गया और अभी तक सांप्रदायिकता जो फसल उस समय बोई गई थी और उसको हम लोग अभी काट रहे हैं, काटते रहते हैं। तो सबसे सांप्रदायिकता के कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण तो इसमें यह है, एक अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का प्रभाव। जैसे कि अभी प्रेजेंट के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे फेक न्यूज के कारण जो है सांप्रदायिकता का बढ़ावा एक तरीके से मिला है। लोग जो है एक जो सांप्रदायिकता विकास हो चुका है एक तरीके से भारत में, और लोग जो है अपने सामाजिक हित हो या उनके राजनीतिक हित हो उनको उनके लिए लोग जो है जो सोशल मीडिया पर उस पर एक विशेष संप्रदाय के प्रति गलत जो है जानकारी शेयर करते हैं, जिससे लोगों के बीच में जो ऑलरेडी सांप्रदायिकता की भावना जो है घर पड़ चुकी है, उसके कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। तो अगर हम जो है लेटेस्ट बात करें, जैसे मॉब लिंचिंग घटनाएं भारत में काफी ज्यादा हुई हैं, तो और वो किसी विशेष समुदाय के प्रति ही हुई है, तो एक तरीके से सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण ये घटनाओं में वृद्धि होती है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि एक तरीके से जो मुख्य धारा की मीडिया है भारत की, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो मुख्य धारा की मीडिया है, आप लोगों ने न्यूज चैनल पर देखा होगा, तो किसी एक विशेष समुदाय को ही अगर कोई बात हो जाती है, एक विशेष समुदाय को ही टारगेट उसमें किया जाता है। तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा होगा
कि अभी जो है कोरोना के बीच में तबलीगी जमात और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक विशेष समुदाय को ही एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो जो है, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है और इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, और ये जो बीमारी है किसी धर्म जाति को लेकर नहीं आ सकती है, लेकिन काफी हद तक उस चीज को जो है, जो मेन स्ट्रीम हमारी मीडिया है, उसने एक विशेष धर्म और एक विशेष समुदाय के साथ उसको जोड़ दिया कि उन लोगों ने एक तरीके से भारत में कोरोना के स्प्रेड में और सामुदायिक स्प्रेड में बहुत भूमिका अदा की है। तो अगर अगर देखा जाए कि अगर इस समय महामारी ना होती तो भारत में शायद सांप्रदायिक दंगे हो जाती। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जो सांप्रदायिकता, जो धर्म का इस्तेमाल जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से करती हैं। और वो कैसे करती हैं कि अपने राजनीतिक लाभों को लेने के लिए और एक अपने जो जिस समुदाय में उनकी पहुंच है, और अपने समुदाय को मोबिलाइज करने के लिए, अपने समुदाय को इकट्ठा करने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो विशेष तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। दूसरा, भारत में मूल्य आधारित शिक्षा की कमी, इसको हम ये कह सकते हैं कि भारत में, सर इस हाँ, पॉइंट को रिपीट कर दीजिए जो अभी अभी बताया आपने। जो है राजनीतिकरण, राजनीतिकरण भारत में मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी जो है संप्रदाय या धर्म विशेष को लेकर गठित की गई है। ज्यादातर पार्टियां हैं, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा कोई नहीं है पार्टियों की। उनका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी विशेष समुदाय, विशेष धर्म को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना। और वोट बैंक की तरह आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब एक जो है धर्म के खिलाफ हो, जो है किसी विशेष धर्म के खिलाफ आप लोग जो है एक राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दें। तो अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो उसको आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और एक तरीके से ये देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि जो है सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है, तो राजनीति जो है धर्म को इस्तेमाल जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए करती है। दूसरी चीज, मूल्य आधारित शिक्षा का भारत में अभाव है। अगर इसको हम ये सोचें कि भारत में लोग जो है किसी भी चीज का अंधानुकरण करते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा का मतलब ये हो गया कि बिना कुछ सोचे समझे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखे, बिना जो है किसी भी चीज को हम लोग जाने, और हम लोग जो है उस चीज को एक तरीके से अनुकरण करने लगे। जैसे कि अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखें कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी एक मैसेज हमारे पास में आता है तो बिना उस मैसेज में तथ्यों की जांच किए कि क्या वास्तव में ये तथ्य जो है आवश्यक, मतलब सही है या गलत है, हम लोग जो है उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो इसका हम लोग विश्वास क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक अलग वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा नहीं दिया गया है। मतलब हम लोग जो है किसी भी चीज को तार्किक की कसौटी पर नहीं कसते हैं। किसी भी चीज को हमारे सामने अगर आती है तो हम ये जो है हम उस चीज पर हम ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर और खासकर वो चीज हमारे धर्म के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, तो हम लोग जो है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। हम लोग ये पूछने का कारण कोशिश नहीं करते हैं कि अगर धर्म में ये हमारे ग्रंथों में ये चीज कही गई है तो उसका क्या वैज्ञानिक कारण रहा है। हम लोग जो है सिर्फ उसका अंधानुकरण कर लेते हैं। अगर अब नेक्स्ट कारण की हम बात करें, आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों में हम लोग गरीबी और बेरोजगारी देख चुके ही हैं। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में एक तरीके से असमान आर्थिक विकास भारत में हुआ है। अगर हम देखें तो किसी क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है, कहीं ज्यादा बेरोजगारी है। ये समस्याएं भारत में जो है काफी रही हैं। और इसका कारण जो है भारत जो है स्वतंत्रता से पूर्व की, अगर ये कहें कि भारत जब गुलाम था उसी में ही जो इसके बीज निहित हैं। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारत में जो जो विकास किया गया, एक तरीके से जो थोड़ा बहुत भारत में विकास किया गया, वो अपनी सुविधाओं के अनुसार उन्होंने विकास किया। तो अब अगर उसका परिणाम अगर देखा जाए तो भारत में आर्थिक विकास का जो जो प्रक्रिया चल रही है वो जो है एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आर्थिक विकास की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण लोग जो है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आती है। अगर अगर व्यक्ति गरीब है या बेरोजगार है तो उसके अंतर्गत एक असामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। असामाजिक सुरक्षा का मतलब उसको कोई भी सुरक्षा सरकार की ओर से नहीं मिल रही है, तो सरकार के प्रति या समाज के प्रति उसके अंदर एक असामाजिक सुरक्षा की भावना हो जाती है और पैदा हो जाती है। और इस भावना का जो उपयोग है, जो जो असामाजिक सुरक्षा की जो भावना उसके अंदर का जो उत्पन्न हुई है, जो भय उसके अंदर उत्पन्न हुआ है, इसका उपयोग लोग जो है उसका उपयोग जो लोग व्यक्ति के जो है समाज के खिलाफ
और सरकार के खिलाफ करते हैं। दूसरा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में हम इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि लोग जो दो समुदाय हैं भारत में, अगर हम समुदाय की बात करें, चाहे वो हिंदू संप्रदाय जो समुदाय हो या मुस्लिम संप्रदाय हो, उनके बीच में एक भय और एक आपसी विश्वास और आपसी तालमेल की कमी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि हम अगर कोई विशेष समुदाय की बस्ती है तो वहां पर हम जो लोग जाने से डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक विशेष समुदाय के प्रति हमारे मन में या ये मनोवैज्ञानिक कारण या ये कहें कि मनोवैज्ञानिक विश्वास ये बैठ गया है कि वो संप्रदाय, फला संप्रदाय तो इस टाइप का है, अगर हम उसके क्षेत्र में जाएंगे या इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे तो उसके परिणाम जो है अच्छे नहीं निकलेंगे। तो एक तरीके से जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनके बीच में जो विश्वास और आपसी तालमेल की कमी है, और जब ये कमी है, जब एक तरीके से एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय पर विश्वास नहीं होता है, तो उसका परिणाम ये निकलता है कि अगर एक संप्रदाय के प्रति किसी दूसरे संप्रदाय को भड़काया जाता है तो बिना सही तथ्यों की जांच किए, बिना कारणों की जांच किए एक संप्रदाय को जो है दोषी सिद्ध कर दिया जाता है और सांप्रदायिक की जो भावना है उसको बढ़ावा मिलता है। अब अगर हम सांप्रदायिक जो हिंसा है या सांप्रदायिकता के कारण जो है क्या-क्या क्षतियां होती है, उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं 4 या 5 पॉइंट में। तो सबसे पहली बात तो ये सांप्रदायिक जो हिंसा होती है, तो एक तरीके से जो हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पहले ही बात तो ये, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सीएए प्रोटेस्ट के दौरान जो है काफ़ी जो है, चाहे लखनऊ में यूपी में हिंसा हुई या दिल्ली में हिंसा हुई है, तो सरकार द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति की हिंसा हुई है, उसको तरीके से सरकार द्वारा, लोगों द्वारा ही जिन्होंने हिंसा में शामिल रहे हैं, उनसे वसूल करने के लिए सरकार द्वारा एक अध्यादेश भी लेके आई है। तो एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जो सरकार की जो संपत्ति है, वो हमारी खुद की संपत्ति है, क्योंकि हम लोग जो है टैक्स पेयर हैं। तो जो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जो भारत की जनता है, वही लोग जो है किसी ना किसी रूप में सरकार को पैसा देते हैं। सरकार खुद तो पैसा प्रोड्यूस करती नहीं है। तो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, तो अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो हमको जो सरकार द्वारा जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, उन्हीं का नुकसान है। तो एक तरीके से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। दूसरा, जो लोग जो सांप्रदायिक हिंसा में शामिल नहीं हैं, उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर हम जो है हाल की घटनाओं पर, दिल्ली की घटनाओं पर चर्चा करें, तो ऐसे लोग जो सांप्रदायिक हिंसा में जो सांप्रदायिक जो है घटनाओं में शामिल नहीं थे, सांप्रदायिक हिंसा में शामिल नहीं थे, उनको भी इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। जो ऐसे निर्दोष व्यक्ति जिनका इन चीजों से मतलब नहीं है, उनको भी इसका जो है एक तरीके से परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरा, कि जो सांप्रदायिक हिंसा है, जो समाज में एक सामंजस्यता की जो भावना है, उसको समाप्त करती है। दूसरा, जो भारतीय संविधान जो बात करता है, एक सामाजिक जो है संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की हम लोग बात करते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। सरकार ने एक हमारा मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया है कि भारत में जो भारत की जो कंपोजिट कल्चर है, उसको संरक्षण किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। तो एक तरीके से भारत में जो कंपोजिट कल्चर है, लोगों के बीच में जो सामंजस्य और उसकी भावना है, तो उसका एक तरीके से वो भावना जो है खत्म होती है। और इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, इसका देखा जाए तो भारत की जो एकता है और अखंडता है, जो उसको भी ये प्रभावित करती है। दूसरा, जैसा कि आपको सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और दूसरा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ही पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता कहें और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये सांप्रदायिक हिंसा है, भारत में जो वैधानिक है उनको भी करती है और उनको पहुंचाती है। दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि भारत में आंतरिक सुरक्षा की समस्या, सांप्रदायिकता जो है आंतरिक सुरक्षा की समस्या को पैदा करती है, क्योंकि जो लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार होते हैं, तो उनके अंदर जो है समाज को लेके, एक समुदाय को लेके दूसरे समुदाय के प्रति जो है एक गुस्सा की भावना होती है। तो ये गुस्सा की भावना जो है वो कैसे नहीं जो है वो उसको कैसे व्यक्त करते हैं? अगर इस चीज का इस्तेमाल वो देश की विरोधी गतिविधियों में भी कर सकते हैं। अगर इसको देखा जाए कि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जो हम, क्योंकि आतंकवाद को हम लोग जो है किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से लेकर नहीं जो है जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है एक परिभाषा में ही यही मान्य है और माना भी यही जाता है कि धर्म जो आतंकवाद जो है, किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।
तो जो लोग इनके बीच जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होते हैं या एक विशेष समुदाय से के द्वारा जो हिंसा का शिकार होते हैं, तो अपना गुस्से को जाहिर करने के लिए वो लोग जो है जो लोग पीड़ित होते हैं, वो जो है सरकार के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने भी देखा कि सांप्रदायिकता के कारण पर चर्चा करी, सांप्रदायिक हिंसा के हम लोगों ने प्रभाव भी देखे। अब इसको हम देखेंगे सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा से कैसे निपटेगी। तो सबसे पहली बात तो यही कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल में या जब भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जब भी किसी भी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ होती हैं, तो सरकार द्वारा सबसे पहला कदम यही उठाया जाता है कि जो संप्रदाय के जो ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो धार्मिक व्यक्ति हैं या जो जिनका एक विशेष समुदाय या समूह पर प्रभाव होता है, एक विशेष धर्म पर उनका प्रभाव होता है, सरकार द्वारा उनके माध्यम से लोगों के बीच में एक जो है सामाजिक सामंजस्य जो टूट गया है जो सांप्रदायिक हिंसा के कारण, उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो पहला कारण तो यही हो गया कि लोग जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है और उसको समाप्त करने के लिए जो विभिन्न धर्मों के और जो धार्मिक गुरु हैं उनके माध्यम से लोगों के बीच में एक सामाजिक पुनः सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, जो सांप्रदायिकता के जो कारण हमने जो पे चर्चा करी थी, अगर सांप्रदायिकता के जो कारण हैं और उन्हीं का हम लोग निवारण कर लें, तो वो जो है सांप्रदायिकता की समस्या या सांप्रदायिक हिंसा की जो समस्या है, उसको समाप्त करने के लिए कारगर हो सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है, जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ है या धर्म विशेष की हम ये कह सकते हैं कि खिलाफ नफ़रत जो है फैला तो उसको उनको फॉरवर्ड करने से बचें और उनको एक तरीके से उन चीज़ों पे हम लोग गौर ना करें। दूसरा, मूल्य आधारित शिक्षा दी जाए भारत में, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। वैज्ञानिक शिक्षा का मतलब किसी भी मतलब तार्किक क्षमता को लोगों की जो हमारे लोग हैं उनकी बढ़ाई जाए और वो लोग जो है एक तरीके से वैज्ञानिक ढंग से सोच सकें किसी भी चाहे वो कोई भी तथ्य हो उस पर। दूसरा ये जो सांप्रदायिक सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कुछ कानून भी बनाए हैं। सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा जो है रोकथाम विधेयक 2005 बनाया था सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005, तो उसको भी मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। दूसरा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सांप्रदायिक हिंसा के कारण जो लोग पीड़ित होते हैं उनको वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं या सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होते हैं, तो उनके विरुद्ध अगर सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, तो वो प्रकरण जो है न्यायपालिका के स्तर पर अधिक दिनों तक लंबित नहीं होनी चाहिए। मतलब उनका भी शीघ्रता से जो है शीघ्र उनका भी जो है निराकरण होना चाहिए और वो समाज के सामने भी एक नज़ीर पैदा करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है या सांप्रदायिक घटनाओं में जो सम्मिलित होता है, तो उसको सरकार द्वारा जो है तुरंत दंडित किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके हम लोग जो है सांप्रदायिक जो घटनाएँ होती है, जो सांप्रदायिकता की भावना जो बढ़ावा दी जाती है, उनको हम लोग रोक सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने 2 चीज़ें समझी इसमें हम लोगों ने जो और साथ में ये भी समझा कि जो भारत की विविधता में एकता है, उसमें एक खतरा सांप्रदायिकता भी है। तो साथ के साथ उस टॉपिक को भी आप लोग समझते रहिएगा, विविधता में एकता कैसे भारत के लिए जो कंपोजिट कल्चर जो भारत में विकसित हुआ है, जो सांस्कृतिक संस्कृति भारत में विकसित हुई थी और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें खतरा पैदा हो रही हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे आतंकवाद पे डिस्कस करें या जातिवाद में, तो वो टॉपिक आप लोगों को बता दिए जाएँगे।